नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 23 मई 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान ताउते 18 मई 2021 को किस राज्य में तट से टकराया? एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते मेड ए लैंडफॉल इन विच स्टेट ऑन 18 मई 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। चक्रवाती तूफान ताउते, जिसका नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है, अरब सागर में एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जो 1998 के गुजरात चक्रवात के बाद से गुजरात में लैंडफॉल बनाने वाला सबसे मजबूत साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत व पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। रूस के सहयोग से किस देश में लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण हेतु अब तक की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना को लॉन्च किया गया है? विद द कोऑपरेशन ऑफ रसा, द लार्जेस्ट एवर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च टू बिल्ड 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एट ए कॉस्ट ऑफ अबाउट $3 बिलियन इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चीन में। तियानवान परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूर्वी जियांगसू प्रांत के लियांग युगांग शहर में स्थित है। चीन और रूस ने संयुक्त रूप से 4 परमाणु ऊर्जा इकाइयों का निर्माण करने के लिए जून 2018 में परमाणु ऊर्जा समझौतों के एक रणनीतिक पैकेज पर हस्ताक्षर किए थे, जो दोनों देशों के बीच अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। विश्व के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या है जो हाल ही में अंटार्कटिका में बना है? व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग विच इज रिसेंटली बीन फाउंड इन अंटार्कटिका? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, A76। ये देखिए, यही है A76। अंटार्कटिका में बर्फ का एक विशाल टुकड़ा अलग होकर सबसे बड़ा हिमशैल, जिसे हिमखंड कह सकते हैं या आइसबर्ग कह सकते हैं, बन गया है। इस हिमखंड की लंबाई 170 किलोमीटर जबकि चौड़ाई 25 किलोमीटर है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार यह आइसबर्ग अब वेडेल सागर में मौजूद है। हिमशैल का आशय बर्फ के उस टुकड़े से होता है जो ग्लेशियरों या शेल्फ बर्फ से टूटकर पानी में तैरने लगता है। ऑप्शन नंबर ए जो है B15, ये अभी तक माना जा रहा था कि ये सबसे बड़ा आइसबर्ग था, लेकिन A76 ने इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो B15 का क्षेत्रफल है 4200 किलोमीटर, जबकि A76 का क्षेत्रफल हो गया है 4320 वर्ग किलोमीटर। 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इन विच सिटी विल द 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 भी हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्लासगो। COP26 1 से लेकर 12 नवंबर 2021 तक स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आयोजित होने वाला है। ब्रिटेन की अध्यक्षता के लिए विश्व प्रसिद्ध प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया गया है। प्रसिद्ध संरक्षणवादी डेविड एटनबरो को वैश्विक नेताओं, प्रमुख निर्णय निर्माताओं और आम जनता को जलवायु कार्यक्रम के महत्व के प्रति जागरूक करने, मौजूदा प्रगति पर वार्ता करने और COP26 के दौरान लिए जाने वाले निर्णयों और कार्रवाइयों को उजागर करने का कार्य सौंपा गया है। तो ये जो COP26 सम्मेलन होने वाला है, ये ब्रिटेन की अध्यक्षता में होने वाला है इन पार्टनरशिप विद इटली। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर हैज बीन सेट अप इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर और नाबार्ड ने हाल ही में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया है। यह सुविधा केंद्र कृषि क्षेत्र में निर्यातकों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में काम करेगा। 2018 में भारत ने एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी शुरू की थी। इस नीति का उद्देश्य कृषि निर्यात को दोगुना करना है, अर्थात 2022 तक कृषि निर्यात को 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। दोस्तों, 67वीं यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी
साल भर के करंट अफेयर्स को, यानी नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप मात्र 15 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ से। और ये काफ़ी ऑथेंटिक है। देखिए कैसे, वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जारी होता है। इसमें कुल 50 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 48 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। तो हर एक पीडीएफ में आपको लगभग 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पूरे साल भर के रिवाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में जारी होता है पीडीएफ केवल, ये इसका वीडियो जारी नहीं होता है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का। इसमें आपको 12 महीने का 12 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ में आपको 25 मिनट का समय लगेगा, यानी कुल समय लग गया इसमें भी 5 घंटे। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स आपको मंथली पीडीएफ मिलेगा, 14 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ और साथ साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का। तो 22 मिनट लगेगा लगभग एक पीडीएफ में। तो इस प्रकार से इसमें भी लगभग 5 घंटे का समय लगेगा, यानी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वीकली वाला इसमें 5 घंटे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स इसमें भी 5 घंटे और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें भी आपको 5 घंटे का वक्त लगेगा। कितना ऑथेंटिक है ये, इससे आप देख सकते हैं कि 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स में वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए हैं। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न आए हैं 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए हैं। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स के पीडीएफ से टैली हुए हैं 40 में से, यानी 90% स्ट्राइक रेट रहा है इस बार। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए आपको मात्र 600 रुपीज़ का एक बार वन टाइम पेमेंट करना है, और आपको सारे पीडीएफ वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से पेमेंट करना है? बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्रियंका में, और आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दोनों दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो नंबर दिया गया है 7366005556। गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, सेमी नंबर है, निशा रानी के नाम से अकाउंट रहेगा गूगल पे। आपको करना क्या है? ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेमी नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप सेमी नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा, वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगा। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इनका नाम है एंड्रिया मेजा। 69वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 16 मई को अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित किया गया था। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा कार्मोना को पूर्व मिस यूनिवर्स जोजीबिनी तुंजी ने मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया। पहली रनर अप यानी जो सेकंड प्लेस पे रही हैं वो है ब्राज़ील की जूलिया गामा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इस बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 में भारत की तरफ से मिस इंडिया कौन थी, उसका नाम लिखना है और वो किस पोजीशन पे इस प्रतियोगिता में रही। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के दूसरी खुराक को लेने की न्यूनतम अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टेकिंग द सेकेंड डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड हैज़ बीन इंक्रीज्ड अप टू, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 12 सप्ताह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 मई को घोषणा की कि कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब 84 दिनों बाद यानी 12 सप्ताह के बाद ही लग पाएगी। केंद्र ने 13 मई को कोविन डिजिटल पोर्टल में बदलाव कर इस वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक लेने के समय में अंतर 45 दिन से लेकर 60 दिन पहले था, उसे बढ़ाकर 12 से लेकर 16 सप्ताह तक कर दिया था। हालिया रिसर्च में पाया गया है कि कम से कम 12 सप्ताह के अंतराल पर दोनों डोज दिए जाने से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की प्रभावकारिता बढ़कर 81.3% हो गई है। और दूसरी वैक्सीन जो भारत में चल रही है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, उसके 2 खुराकों के बीच में अंतर 4 सप्ताह यानी 28 दिन ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और मॉडर्न चिकित्सा पद्धति का समावेश करने वाली पुस्तक एलोवेदा की लेखक कौन है, जिनका निधन हाल ही में हो गया है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एलोवेदा विच इंक्लूड्स इंडियाज ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम आयुर्वेदा एंड मॉडर्न मेडिसिन, हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर के अग्रवाल
यही हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 62 साल के डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना संक्रमण की वजह से 17 मई को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। 2005 में डॉक्टर BC पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर कृष्ण कुमार अग्रवाल, इनका पूरा नाम है, यह एक हृदय रोग विशेषज्ञ यानी कार्डियोलॉजिस्ट थे और हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख थे। किस देश में मौजूद फरजाद बी गैस फील्ड भारत के हाथ से निकल गया है? इंडिया हैज़ लॉस्ट इट्स स्टेक इन फरजाद बी गैस फील्ड लोकेटेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ईरान में। फरजाद बी गैस फील्ड में 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस रिजर्व है, इसमें से 60% तक गैस निकासी की जा सकती है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहे ईरान ने भारत को अरबों डॉलर का झटका दिया है। ईरान ने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका 17 मई को देश की एक स्थानीय कंपनी पेट्रोपार्स ग्रुप को दे दिया। इस गैस फील्ड की खोज भारत की ONGC विदेश लिमिटेड ने की थी। ईरान ने अब इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है। इससे पहले ईरान ने चाबहार रेलवे लिंक परियोजना के लिए भारत के 2 अरब डॉलर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से सर्वाधिक संख्या में हाथियों की मौत किस राज्य में हुई है? विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट डेथ्स ड्यू टू बीइंग हिट बाय ट्रेन्स अक्रॉस इंडिया बिटवीन 2009-10 एंड 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम में। रेल दुर्घटनाओं से होने वाली हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेल मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक अस्थायी समन्वय समिति का गठन किया गया है। पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से इस अवधि के दौरान कुल 186 हाथियों की मौत हुई है। असम में सर्वाधिक 62 हाथी की मौत हुई है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का स्थान है। शीर्ष स्तर के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बन गए हैं? Who has become the first Indian origin fighter to win a world title in top level mixed martial arts promotion? The right answer is option number D. इनका नाम है अर्जन सिंह भुल्लर। इस जीत के साथ भारतीय मूल के 35 साल के कनाडाई फाइटर अर्जन ने फिलीपींस मूल के अमेरिकी वेरा का 5 साल से चला आ रहा वर्चस्व तोड़ दिया है। वे ब्रेंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन बने हैं। पहलवान अर्जन ने साल 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक भी जीता था और 2012 में लंदन में ओलंपिक में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय मूल के फ्री स्टाइल पहलवान बने थे। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हाल ही में हो गया? जगन्नाथ पहाड़िया द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट पास्ट अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का 19 मई को 93 वर्ष की उम्र में कोरोना से निधन हो गया। वे 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक सिर्फ 13 महीने ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन इस छोटे कार्यकाल में इन्होंने प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी लागू की थी। ये इंदिरा गांधी कैबिनेट में मंत्री भी रहे थे। इनके पास वित्त, उद्योग, श्रम, कृषि जैसे विभाग थे और ये बिहार और हरियाणा के भी राज्यपाल रह चुके हैं। जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 क्रिकेट मैचों के लिए टीम इंडिया के कोच कौन होंगे? हु विल बी द कोच ऑफ टीम इंडिया फॉर 3 ODIs एंड 3 T20 क्रिकेट मैचेज अगेंस्ट श्रीलंका इन जुलाई 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राहुल द्रविड़। भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ इससे पहले साल 2014 में इंग्लैंड दौरे के दौरान बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। भारतीय टीम के बड़े खिलाड़ी यूके में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रहे होंगे। यह दौरा जून से सितंबर तक चलेगा। भारतीय टीम को श्रीलंका दौरे पर 3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज खेलनी है। टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री इंग्लैंड में विराट कोहली की टीम के साथ व्यस्त होंगे। इसके चलते राहुल द्रविड़ दूसरे दर्जे की भारतीय टीम के कोच होंगे और ये सारे मैच 13 से लेकर 27 जुलाई के बीच कोलंबो में खेले जाएंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है?
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA ऑफ पाकिस्तान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इनका नाम है मोईद यूसुफ, यही है। पाकिस्तान के सबसे युवा राष्ट्रीय सलाहकार बने मोईद, जिनका उम्र है 40 वर्ष, को प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सलाहकार के रूप में 2019 में नियुक्त किया गया था और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। इस भूमिका में यूसुफ का काम प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक योजनाओं पर सलाह देना था। इनकी एक पॉपुलर बुक है ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरमेंट्स, US क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया। यूसुफ वर्तमान में US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के एशिया सेंटर के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबद्ध यानी लैंडलॉक्ड कंट्री है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, माली। मैप में माली को देखिएगा, वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है। माली पश्चिमी अफ्रीकी देश है। ये अफ्रीका महाद्वीप का 7वां बड़ा देश भी है। इसके पड़ोस में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट, गिनी, सेनेगल और मारितुआना। ध्यान में रखिएगा, लैंडलॉक्ड कंट्री उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ दूसरे देश हों, डायरेक्ट सी या ओशन से कोई कनेक्ट नहीं हो। न्यूज़ में क्यों है? यहाँ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है और देश के निवर्तमान राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर लिया है। हाल ही में मोख्तर ओइने को माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इन विच स्टेट द मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम हैज बीन स्टार्टेड टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। वर्तमान में राज्य की ऑक्सीजन क्षमता 1300 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। इस साल का लक्ष्य राज्य में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिदिन 3000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन करना है। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल इन द इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल। राफेल ने 2 घंटे 49 मिनट तक चले फाइनल मुकाबले में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 7-5, 1-6, 6-3 से हराकर इस खिताब पर कब्जा किया। स्पेन के राफेल नडाल 12वीं बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे थे और इन्होंने 10वीं बार यह खिताब जीता। यह चौथा मौका है जब इन्होंने एक टूर्नामेंट 10 या इससे अधिक बार जीता है। इन्होंने फ्रेंच ओपन 13 बार, 12 बार बार्सिलोना ओपन और 11 बार मोंटे कार्लो की ट्रॉफी जीती है। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? Who won the women's singles title in the Italian Open Tennis Tournament 2021? The right answer is option number B, ईगा स्वीतेक। पोलैंड की 19 वर्ष की ईगा ने चेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग का खिताब जीत लिया। स्वीतेक ने 46 मिनट तक चले एक तरफा फाइनल मुकाबले में 9वीं रैंक की प्लिस्कोवा को लगातार सेटों में 6-0, 6-0 से हराकर खिताब जीता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने 16 मई को इजराइल फिलिस्तीन की स्थिति पर एक बैठक आयोजित की। इसकी अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC हेल्ड अ मीटिंग ऑन द इजराइल पैलेस्टाइन सिचुएशन ऑन 16 मई। विच कंट्री प्रिजाइडेड ओवर इट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन। इस बैठक की अध्यक्षता चीनी स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी ने की। चीन मई 2021 महीने के लिए UNSC की रोटेशन अध्यक्षता कर रहा था। UN महासचिव एंटोनियो गुटरेस इस बैठक के एजेंडे में लगभग 2 दर्जन वक्ताओं में से पहले थे। इन्होंने दोनों पक्षों के बीच शत्रुता को बेहद भयावह बताया और कहा कि यह लड़ाई तुरंत बंद होनी चाहिए। यह इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की पहली सार्वजनिक बैठक थी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। हाल ही में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? अल अक्सा मॉस्क विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यरूशलेम। लगभग 2 सप्ताह की हिंसा के बाद इजराइल और हमास अंततः संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई और कई इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया गया। यह युद्ध विराम 21 मई को सुबह 2 बजे लागू हुआ।
तो इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो हाल में संघर्ष हुआ है, इसका दो मुख्य कारण था। पहला कारण क्या था? शेख जर्राह के पूर्वी यरूशलेम के पड़ोस में 4 फिलिस्तीनी परिवारों को बेदखल करने पर इजराइल के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियोजित निर्णय। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था इजरायली पुलिस द्वारा इस अल अक्सा मस्जिद पर हमला। युद्ध के 11 दिनों में 65 बच्चों और 39 महिलाओं सहित कम से कम 230 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि इजराइल के लगभग 12 लोग मारे गए। इसी विवाद से संबंधित एक और प्रश्न देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैप से संबंधित। इनमें से कौन सा देश इजराइल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? विच वन ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद इजराइल? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तुर्की नहीं करता है, बाकी सीरिया, जॉर्डन और लेबनान सीमाएं साझी करता है। इजराइल की सीमा पश्चिम में भूमध्य सागर, ये जो वेस्ट में दिख रहा है ये मेडिटेरियन सी, इसके साथ इसकी सीमा है। उत्तर में देखेंगे तो लेबनान है और पूर्व में सीरिया और यहाँ जॉर्डन है और दक्षिण में मिस्र यानी इजिप्ट है। इजराइल दुनिया का पहला यहूदी राज्य है। यहूदी एजेंसी के तत्कालिक प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना की घोषणा की थी। उस दिन की घोषणा के तुरंत बाद यहूदियों और अरबों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तब से न थमने वाला संघर्ष आज तक जारी है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का विवाद है, उसी तरह से इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। इजराइल की सीमा लगातार बढ़ रही है और फिलिस्तीन की सीमा घटकर मात्र 2 छोटे से भाग में रह गई है, जिसमें से आप ये देखेंगे ये है वेस्ट बैंक और ये है गाजा स्ट्रिप, और यहीं पर हमास नामक एक संगठन है जिसे इजराइल आतंकवादी संगठन कहता है, और इसी और इजराइल के बीच में ये संघर्ष हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, का संबंध किस आंदोलन से था? सुंदरलाल बहुगुणा हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली was associated with which movement? The right answer is option number A, चिपको आंदोलन 1973। सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका जन्म उत्तराखंड में 9 जनवरी 1927 को हुआ था, भारत के एक महान पर्यावरण चिंतक एवं चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्होंने हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के संरक्षण के लिए संघर्ष किया। इनकी पत्नी भी इनके आंदोलन से जुड़ी थी। 1970 के दशक में पहले वे चिपको आंदोलन से जुड़े और 1980 के दशक से लेकर 2004 तक वे टिहरी बांध के निर्माण के विरुद्ध आंदोलन में जुड़े थे। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश में था, किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए पेड़ों से ये लोग चिपक गए थे। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड में फैल गया और इस आंदोलन की मुख्य बात यह थी कि इसमें स्त्रियों ने भी भारी संख्या में भाग लिया था। अब एक टास्क आपको और दिया जा रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा तो इस चिपको मूवमेंट में जुड़े ही थे, इसके अलावा कौन कौन से और नेता, प्रमुख नेता थे जो कि इस आंदोलन का पार्ट रह चुके हैं? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा हाल ही में किस मिनी रत्न कंपनी को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच मिनी रत्न कंपनी हैज रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द ग्रीन एनर्जी अवार्ड बाय द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इरेडा। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इरोडा को अक्षय ऊर्जा के लिए वित्त पोषण संस्थान के तौर पर एक अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इरोडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास, तस्वीर में देखिए यही है, इन्होंने ग्रहण किया। किनसे ग्रहण किया? डॉक्टर अजय माथुर। अजय माथुर कौन है? ये महानिदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के। यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न श्रेणी 1 का उद्यम है। निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहले निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? प्राइवेट स्पेस एजेंसी एक्सियोम स्पेस हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद व्हिच स्पेस एजेंसी फॉर द फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नासा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित एक मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन है।
यह एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है। ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ नासा ही शामिल नहीं है, बल्कि कुल 5 प्रतिभागी अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल है, जिसमें नासा के साथ साथ रूस का रोसकॉस्मोस, जाक्सा जापान का, ईएसए यूरोपियन यूनियन और सीएसए। जनवरी 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहले निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन में 4 लोगों को भेजने के आदेश पर हस्ताक्षर किया गया है। तो यही है ये चारों व्यक्ति। किस क्षुद्र ग्रह से नमूने एकत्र करने के बाद नासा के ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने अपना 2 साल का ऐतिहासिक मिशन शुरू किया है? आफ्टर कलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम विच एस्टेरॉयड नासास ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट हैज स्टार्टेड इट्स हिस्टोरिक 2-year मिशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। उस एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह का नाम है बेन्नू। यह नासा का पहला एस्टेरॉयड सैंपल वापसी मिशन है और यह पृथ्वी के निकट के एस्टेरॉयड बेन्नू से एकत्रित सामग्री की प्रचुर राशि लेकर पृथ्वी पर वापस आ रहा है। इस अंतरिक्ष यान को सितंबर 2016 में फ्लोरिडा यूएसए में कैप कैनावरेल से लॉन्च किया गया था। यह 4.5 बिलियन साल पुराना गगनचुंबी आकार का एस्टेरॉयड बेन्नू पृथ्वी से लगभग 320 मिलियन किलोमीटर दूर है। पिछले साल इस एस्टेरॉयड की मदद से मलबे को इकट्ठा करने से पहले नासा का ओराइसिस रेक्स, जिसका फुल फॉर्म है ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर, अंतरिक्ष यान 2018 में एस्टेरॉयड बेन्नू तक पहुंच गया था। यानी 2 साल लगा था जाने में और 2 साल अब इसको वापस आने में भी लगेगा। निम्न में से किस राज्य में वर्तमान में विधान परिषद नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव ए लेजिस्लेटिव काउंसिल एट प्रेजेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम बंगाल में अभी नहीं है वर्तमान में। वर्तमान में हमारे देश में कुल 6 ही राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं ये? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बिहार। देश में 1935 में स्वतंत्रता से पहले द्विसदनीय विधायकों की स्थापना की गई थी और 1937 में पश्चिम बंगाल में पहली बार विधान परिषद अस्तित्व में आई थी। अभी न्यूज़ में क्यों है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 17 मई को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान राज्य में विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी दी है। हालांकि राज्य में विधान परिषद की पुनर्स्थापना के लिए देश की संसद से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। एक संविधान का अनुच्छेद रखिएगा 169, इसके तहत देश के किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना के प्रस्ताव को संसद में एक निश्चित बहुमत से पारित करना होता है। पश्चिम बंगाल के उच्च सदन विधान परिषद को 1969 में वाम दलों की गठबंधन सरकार द्वारा समाप्त कर दिया था। तो अब ये वर्तमान में नहीं है, लेकिन फिर से ये होने वाला है। महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट HY-2D पृथ्वी की कक्षा में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजी गई है? अ न्यू ओशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट HY-2D हैज बीन सेंट इनटू अर्थ्स ऑर्बिट बाय विच स्पेस एजेंसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चीन मौसम व समुद्र के पर्यावरण के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने में जुटा है। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था, जिसमें हैयांग 2D, जिसे शॉर्ट में HY-2D कहते हैं, सैटेलाइट भेजा गया। यह लॉन्चिंग चीन के उत्तर पश्चिम में जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हुई है। इससे भविष्य में आने वाली समुद्री आपदाओं के लिए पहले ही चेतावनी मिल जाएगी। हाल ही में चर्चा में रहा कोविसेल्फ क्या है? व्हाट इज कोविसेल्फ विच हैज़ बीन इन द न्यूज रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये एक कोविड-19 होम टेस्टिंग किट है। हाल ही में कोविड-19 की जांच के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने भारत के पहले सेल्फ टेस्टिंग रैपिड एंटीजन टेस्ट, ध्यान में रखिएगा ये रैपिड एंटीजन टेस्ट है, RAT किट को मंजूरी प्रदान की, जिसे कोविसेल्फ नाम दिया गया। इस जांच के जरिए अब कोई भी घर बैठे ही कोरोना संक्रमण की जांच कर सकता है। इस किट को पुणे स्थित मॉलिक्यूलर कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने विकसित किया है। मात्र 15 मिनट के अंदर परिणाम दे देता है। किस कंपनी ने भारत में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साथ साझेदारी करते हुए न्यूज शोकेस को लॉन्च कर दिया है? विच कंपनी हैज लॉन्च्ड न्यूज शोकेस इन पार्टनरशिप विथ 30 नेशनल एंड रीजनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गूगल,
इन समाचार संगठनों में द हिंदू ग्रुप, HT डिजिटल स्ट्रीम लिमिटेड, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, दैनिक जागरण, ABP लाइव, इंडिया टीवी, NDTV, जी न्यूज़, अमर उजाला, डेक्कन हेराल्ड, पंजाब केसरी, टेलीग्राफ इंडिया, ANI समेत अन्य संगठन शामिल है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में काम करने वाले सहयोगी समाचार संगठनों की तरफ से प्रकाशित समाचार गूगल न्यूज में विशेष रूप से तैयार किए गए न्यूज शोकेस पैनल में नजर आएंगे। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की जा रही है। दोस्तों, PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा। तो आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। किस देश में एक विवादास्पद हार्ट बीट बिल विधेयक पारित किया गया है जो किसी भ्रूण में हृदय संबंधी गतिविधि का पता लगाने पर गर्भपात की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करता है? इन विच कंट्री अ कंट्रोवर्शियल हार्ट बीट बिल हैज बीन पास्ड which prohibits the procedure of abortion if cardiac activity is detected in a fetus? The right answer is option number C. अमेरिका के टेक्सास प्रांत द्वारा पारित यह विधेयक अन्य राज्यों के कानून के विपरीत राज्य सरकार को प्रतिबंध लागू करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता है। यह विधेयक राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करते हुए गर्भपात करने वाले चिकित्सक पेशेवर अथवा इस कृत्य में शामिल लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति देता है। इस विधेयक के साथ टेक्सास उन दर्जन से अधिक अन्य राज्यों के समूह में शामिल हो गया अमेरिका में, जिन्होंने इस प्रकार के प्रतिबंध से संबंधित कानून बनाए हैं। तब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि शिशु का दिल यानी हार्ट कितने सप्ताह की गर्भावस्था के आसपास धड़कना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।